नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने तीनों पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख लिए होंगे, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। और तो आइए उससे कुछ हम आज क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ओके, मैं डिस्कस करूंगा इनके आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन था द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बिल्कुल आप दुरुस्त हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर आपको एक बार से फिर हमारी सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स बैक टू, आगे लास्ट तक देखिए इसको। सो द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, है ना। द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया जो होता है किसी, वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्या होता है उसमें। ओके, इनर्शिया उसका स्पीड बढ़ा देता है, इनर्शिया स्पीड डिक्रीज कर देता है, रेसिस्ट करता है उसके स्टेट में चेंज होने में, या डी एक्सेलरेट करता है उसके ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब उसके स्पीड कम कर देता है। तो हमने पढ़ा होगा इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इज एन प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या प्रॉपर्टी है? जो उसको रजिस्ट करता है फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन से, है ना। तो अगर इनर्शिया नहीं होगी तो कोई भी चीज जिस जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा ना। तो इट रजिस्ट, ये आंसर सही होगा। रजिस्ट एनी चेंज, है ना, वो रोकता है। ओके, तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इनर्शिया के किससे है, ये इनर्शिया के आपका डिफिनेशन से। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अक्सर आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज मेजर्ड अगर बोल दे तो इसका मतलब ये यूनिट पूछ रहा है। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। सो अगर किसी चीज का आपको नहीं पता है, मान लीजिए, बट यूनिट आपको निकालना है, तो अगर आप उसका फार्मूला पता तो आप निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो गया मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर होगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड। ये सब तो हो गई नहीं, केजी हो ही नहीं सकता, है ना। ओके, नाउ अब आ जाते हैं फिर से एक बार इसमें डिफिनेशन वाले क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी, जब अनबैलेंस फोर्स लगता है, तो अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तभी वो आगे मूव करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स है, अपोजिट भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तब तो रुकेगा नहीं, वो मतलब कुछ होगा ही नहीं, मोशन में आएगा ही नहीं। तो अगर अनबैलेंस फोर्स तभी होगा जब ये अगर फोर्स बी से बड़ा होगा, या फोर्स बी, अगर ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, तो इनमें से एक तो बड़ा और एक तो छोटा होना ही पड़ेगा। आइदर बी इज इक्वल ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो कभी भी फोर्स अनबैलेंस नहीं हो सकता, बैलेंस फोर्स होगा। तो मस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म, मस्ट रिमेन एट द रेस्ट। अनबैलेंस होगा तो रेस्ट तो हो ही नहीं सकता। ओके, मस्ट हैव एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, थोड़ा ठीक लग रहा, मस्ट मूव इन अ कर्व पाथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी अनबैलेंस होगा तो मूव करेगा, तो मूव का मतलब क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। ओके, एक्सेलरेशन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। फाइन, फाइन, ठीक है, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन
फोर्स को किसने बोला सबसे पहले, है ना, कैसे हम फोर्स को मेजर करते हैं, है ना। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F इजिकल टू एम इंटू ए, क्वांटिटी मतलब ये हुआ ना, आप कब इसको मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही हमने पढ़ा था, है ना। अगर मास और एक्सेलरेशन को गुना कर दे तो फोर्स होगा। तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ मिला था, ये फॉर्मूला मिला था हमें साहब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में मिला था। फाइन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन मिला था। तो दिस इज 4 का बी। थर्ड लॉ तो नहीं बोला था, थर्ड लॉ बोला था हर क्रिया देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो कुछ और था, जो बोलता लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से डिस्कस करते थे। ये तो बोलता था एक्शन एंड रिएक्शन की बात किया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, तो इसका आंसर हमारा होगा 4 नंबर। नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। इसको तो आप याद कर ले, बाद बाकी इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो एसआई यूनिट होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। फाइन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप देख रहे होंगे, आपने अगर ठीक से पढ़ाई की है, हमारे तीनों वीडियो देखे हैं, तो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे पढ़ाए हुए वीडियोस के बाहर है। और हमने सारे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन अ बॉडी इज 0, ओके, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, राइट। क्या होगा उसका मोमेंटम, जरा ध्यान कीजिए, है ना। सो अगर फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में 0 है, तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। 0 भी हो सकता है, बट इस केस में ज्यादा क्लोज आंसर कांस्टेंट है। ओके, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो 0 भी हो सकता है, बहुत क्लोज है, बट हम क्लोज आंसर को लेके चलेंगे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी इट कैन चेंज। जब फोर्स लगता है, तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या क्या है। तो फोर्स का हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पूरा था, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन, स्टेट, शेप, साइज, है ना। अगर फोर्स लग रहा है तो इतना चीजें होंगी। ओके, तो इसमें हमारा ये भी सही है, पोजीशन भी होगा, शेप भी चेंज करता है, तो आंसर हमारा ऑल द अबव होगा। ओके, तो ये फोर्स का डिफिनेशन, व्हाट इज द फोर्स, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स हमने बोला। तो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स तभी है जब हम उसमें उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, डायरेक्शन में चेंज हो जाए, शेप में चेंज हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, उससे हमने कुछ क्वेश्चन हम मिले थे हमें प्रीवियस ईयर में। तो जैसे हमने क्या था, पैसेंजर इज मूविंग इन ए ट्रेन, टॉसेज ए कॉइंस। अगर ऐसे सिक्का उछालता है, विच फॉल बिहाइंड हिम, जैसे उछालता है तो सिक्का उसके पीछे जाके गिरता है। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा होता क्यों है। इसका रीजन ये है कि जो ट्रेन है, वो ट्रेन तो साहब मूव कर रहा है, राइट। हम उस पर खड़े हैं, हम जब उस पर खड़े हैं तो हम भी ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं, तो ये तो एक्सेलरेशन में है, तो हम भी एक्सेलरेशन में आ गए। लेकिन हमारे द्वारा उछाला हुआ सिक्का वो तो रेस्ट में है, तो जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का तो आ जाता है रेस्ट में, उसकी अपनी इनर्शिया है। बोले ना, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट और मोशन। सो ये पीछे इसलिए गिरता है क्योंकि हम तो ट्रेन के साथ आगे मूव कर गए, बट सिक्का तो ट्रेन हमसे अलग हो गया, जैसे हमसे अलग हो गया तो हवा में आ गया। फाइन, तो इट विल बिकॉज मोशन ऑफ ट्रेन इज
अगर यूनिफॉर्म होता ये तो सारे ठीक नहीं है, इसका आंसर होगा एक्सेलरेटेड। फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फोर्स इज डिफाइंड एंड हाउ डू वी फोर्स डिफाइन फोर्स? चेंज इन मोमेंटम फोर्स है? नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखते हैं आगे क्या है। द क्वांटिटी दैट अपोज इनर्शिया, नहीं। सो द रियल डिफिनेशन जो हमारे फोर्स का हम लोगों ने एनसीईआरटी में दी है, सो फोर्स इज डिफाइंड इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट इज इट योर फोर्स। ओके, और एक क्वेश्चन है लास्ट, काफी क्वेश्चन हमने देखे थे इसलिए हमने फोर्स से लिए अलग अलग तरीके के, क्योंकि तो फोर्स इज डिफाइंड एज फॉल भी है, पुश भी है। ओके, दिस इज पुल, फॉल नहीं हो सकता, पुल हो सकता, पुश हो सकता, तो ये आंसर इसका नियरेस्ट होगा। तो पुल और फोर्स, सो डिफाइन एज पुल और फोर्स दोनों हो सकता, सिर्फ पुल ये ओनली है, ये सब मान लीजिए ओनली है, ओनली नहीं होगा। तो पुल और फोर्स जो भी है वो फोर्स है। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इनर्शिया रेजिस्ट तो करता नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता है? नहीं। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन, तो बेसिकली जब हम एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं वो क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इट ऑल्सो रेजिस्ट इनर्शिया, बिकॉज इसकी वजह से तो मूव करता है। तो इनफैक्ट ये हमारे चारों के चारों हमारे सही हैं। ओके, एंड इट्स सो अगर आप, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लार्जेस्ट मोमेंटम, किसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा? तो मोमेंटम क्या है, जिसको P से डिनोट करते हैं, M से नहीं करते हैं। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास या वेलोसिटी जिसका ज्यादा होगा वही मोमेंटम ज्यादा होगा। द कैट रनिंग डाउन अ स्ट्रीट, एक तो बिल्ली की बात की, एक पिकअप ट्रक है, थोड़ा बड़ा है कैट से, तो इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। लास्ट ट्रक पार्क्ड, ट्रक तो बड़ा है बट पार्क है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, एक कार पार्क्ड इन पार्किंग, ये भी वेलोसिटी, तो इसके केस में वेलोसिटी 0 है, इसके केस में वेलोसिटी 0 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो अगर P इज इक्वल टू मास कुछ भी है, मान लीजिए 1000 kg है, बट वेलोसिटी 0 तो सारा 0 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ना कैट और ट्रक के कंपेयर में कैट छोटा है, तो कैट का मास छोटा है किससे? ट्रक के मास से। ओके, तो इसका मतलब है कैट का मास ज्यादा है तो मोमेंटम, कैट का मास कम है तो मोमेंटम ट्रक का ज्यादा होगा। तो आंसर विल बी दिस वन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने लिखा। थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि, तो सीधी बात है, देयर इज ऑलवेज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इसको तो आंख मूंद के ये 11 का बी होगा, क्योंकि ये सब तो हम इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की तो बात करते नहीं है। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट द नॉर्मल, ये सब तो बकवास है। ठीक है, सीधा हम डेफिनेशन जाएंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज कि एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना। तो दो अलग बॉडी में डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर आप दीवार में मारेंगे तो दीवार आपको धक्का मारेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपको यूजफुल होगा, है ना, और आप इसको थोड़ा से और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर क्वेश्चन और चाहिए तो हमें कमेंट लाइन में लिख के बताएं, हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मोटिवेट करें, और ईश्वर आपको सफल बनाए, है ना। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी।
नमस्कार।